हेलो बच्चों, हम लोग आज फिर हिंदी का सेगमेंट कर रहे हैं। यूपी पुलिस की हम लोगों की तैयारी चल रही है जबरदस्त, है ना। रात के बज रहे 12 और हम लोगों का चल रहा 12। तो ठीक है, हम लोग तैयारी कर रहे हैं गजब। आज हम अगला पेपर लेकर आए हैं। प्रीवियस ईयर पेपर हम लोग पहले कर रहे हैं। जब सारे प्रीवियस ईयर हो जाएंगे उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों के खाली स्थान के लिए सही मुहावरा चुनिए। बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया, तभी किसी ने कहा। मतलब ये दिखा रहा है कि कोई बूढ़ी औरत है, गरीब औरत है, उसने किसी आदमी से कपड़े मांगे कि साहब हमें पहनने के लिए कपड़े दे दो, जाड़ा लग रहा है, कपड़े दे दो। और उस आदमी ने क्या कर दिया, एकदम मना कर दिया। इस घटना को कोई दूसरा आदमी देख रहा था तो उसने एकदम क्या कहा, वो मुहावरा हमें सेट करना है। तो पहला मुहावरा है, इन तिलों में तेल नहीं। मुझे तो यही सही लग रहा है कि भैया अब इन तिलों में तेल नहीं, मतलब अब इनकी वो क्षमता नहीं कि ये कपड़े दान कर सके या कुछ और कर सके, ठीक है ना। कंगाली में आटा गीला, ये भी नहीं होगा। सर सलामत तो पगड़ी हजार, नहीं ये भी नहीं होगा। घर की मुर्गी दाल बराबर, ये भी नहीं होगा। यानी हमारा ऑप्शन पहला ही हो गया, इन तिलों में तेल नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। देखो, महाजनी शब्द में जो मूल शब्द है वो है महाजन। क्या है मूल शब्द? महाजन। अगर इसमें प्रत्यय बड़ी ई जोड़ दिया जाएगा तो ये बन जाएगा महाजनी। तो प्रत्यय क्या हो गया इसमें? ई। आंसर हमारा जो हो गया वो बी सही हो गया, ठीक है बेटा। चलिए अगला देखिए भैया। अरे तुम लोग यार बोलते बहुत हो, पढ़ाई करो। अगला देखिए, हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है। देखिए मेरे बच्चे, राम काव्य परंपरा की एक विशिष्ट कृति है तो रामचंद्रिका, ये बिल्कुल सही है। पहला ही ऑप्शन आपका जो है वो बिल्कुल सही है। मैं आपको बता दूं, एक बहुत फेमस कवि हुए जिनका नाम था केशव दास। क्या नाम था? केशव दास। इन्होंने क्या किया, 1601 ईस्वी में, 1601 ईस्वी में रामचंद्रिका एक कृति लिखी जो किस पर आश्रित थी? राम काव्य परंपरा पर आश्रित थी। भगवान राम के जीवन से संबंधित जानकारियां इसमें थी। तो आंसर क्या हो गया? ए। हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है तो कौन सी है? रामचंद्रिका है। गॉट इट। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। गांव के लोगों को कहते हैं गंवार व्यक्ति, ग्रामीण व्यक्ति, गांवरा व्यक्ति, देहाती व्यक्ति, ठीक है ना। तो यहां पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। गांव के व्यक्ति को क्या कहते हैं? ग्रामीण व्यक्ति कहते हैं, ठीक है ना। पेपर भाई साहब अगर ऐसा आ गया तो तुम लोग तो उड़ा दोगे, मुझे पूरा पता है। खा जाओगे, पेपर को चीर दोगे तुम लोग। गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना? देखिए, हिंदी में बहुत समय पहले ये चर्चा चली कि पहला मेन कवि कौन होगा, ऐसा कवि जिसमें कवि के पूरे लक्षण होंगे। तो गणपति चंद्र, जो कई विद्वान थे उन्होंने अपने अपने मत दिए, तो उसमें ये पूछ रहा है गणपति चंद्र गुप्त ने किसे हिंदी का पहला कवि माना? तो एक व्यक्ति थे शालिभद्र। कौन थे? शालिभद्र सूरी, ठीक है ना। तो गणपति चंद्रगुप्ता ने इन्हीं को अपना पहला क्या माना था? हिंदी का कवि माना था। तो ऑप्शन हमारा जो हो गया वो सी सही हो गया। ये क्वेश्चन रटने वाला है, थोड़ा सा याद करने वाला है। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, जो आपसे ये कहता है कि 100% हर चीज कॉन्सेप्ट पे टिकी है, तो ये गलत है। कॉन्सेप्ट होता है लेकिन कुछ चीजें हमें दिमाग में याद भी करनी पड़ेंगी, कुछ चीजें हमें दिमाग में बिठालनी भी पड़ेंगी। तो ऐसा ही क्वेश्चन ये है। गॉट इट। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। देखो मेरे बच्चे, शब्द तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है रूढ़ शब्द, ठीक है ना। दूसरा होता है यौगिक शब्द और तीसरा शब्द होता है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द। अब देखो मेरे बच्चे, ये क्या होता है? रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो अपने आप में अकेले होते हैं और अगर इनके टुकड़े कर दो तो उन टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे किताब,
ये क्या है? रूढ़ शब्द है। अगर किताब का हम टुकड़ा कर दें कि धन ता धन बा, तो इनके अलग अलग कोई अर्थ निकलेंगे? कोई अर्थ नहीं निकलेंगे। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। यौगिक शब्द कैसे शब्द होते हैं? जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, जैसे रेलगाड़ी, तो एक शब्द रेल और दूसरा शब्द गाड़ी। गॉट इट? तीसरा होता है योग रूढ़। मेरे बच्चे, योग रूढ़ भी ऐसे शब्द होते हैं जो दो शब्दों से जुड़कर बने होते हैं। तो गुरुजी फिर दोनों में अंतर क्या है? दो शब्दों से तो यौगिक भी बना है, दो शब्दों से योग रूढ़ भी बना है, फिर अंतर क्या है? देखो मेरे बच्चे, अंतर यह है कि जो योग रूढ़ होता है वो दो शब्दों से तो मिलकर बना होता है, लेकिन किसी तीसरे अर्थ को प्रकट करता है, किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है। जैसे मैं बात करूं पंकज, तो ये पंक यानी कीचड़ और अज माने जन्मा, ये शब्द बन रहा है कीचड़ में जन्मा, लेकिन ये शब्द किसे इंगित करता है? कमल को इंगित करता है। तो ये कैसा शब्द हो गया? योग रूढ़ शब्द हो गया। आप एक ट्रिक के रूप में ये समझ सकते हो, जितने भी बहुब्रीहि समास होते हैं वो योग रूढ़ होते हैं। गॉट इट? ट्रिक के रूप में है ये। तो अब देखो, मुरलीधर, ये हालांकि दो शब्दों से बना है, मुरली और धर से, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को इंगित कर रहा है, तो ये योग रूढ़ शब्द हो गया। हमसे क्या पूछा? हमसे यौगिक पूछा है, तो क्या ये सही होगा? पंकज, ये हमें पता है पंख और अज से बना है, लेकिन ये कमल को इंगित कर रहा है, तो ये भी बेटा क्या होगा? योग रूढ़ हो गया। हमसे क्या पूछा है? यौगिक, तो क्या ये आंसर होगा? पुस्तक, भैया पुस्तक तो एक ही है, यानी ये रूढ़ शब्द हो गया। हमसे क्या पूछा है? योग रूढ़, तो ये सही होगा? नहीं। परमौषधि, क्या होगा? परमौषधि, ये आगे गलत लिखा है, परमौषधि, परम धन औषधि, तो उत्तर क्या होगा हमारा? डी सही हो जाएगा। इतनी बात क्लियर बेटा आप लोगों को? हाँ, ध्यान से पढ़िए। तो यौगिक शब्द, फिर मैं एक बार बता दूं, रूढ़ शब्द अपने आप में अकेला, यौगिक शब्द दो शब्दों से जुड़कर बना, योग रूढ़ शब्द दो शब्दों से जुड़कर बना, लेकिन वो दो शब्द मिलकर तीसरे अर्थ को प्रकट करते हैं। गॉट इट? हाँ, ट्रिक के रूप में याद रखना, बहुब्रीहि समास वाला जो मैंने आपको बता दिया। वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। यह कविता लिखी है मैंने, हो सकता है, उस नहीं हो सकता। यह कविता मैंने लिखी है, सही हो सकता है। यह कविता उस लिखी है, गलत हो जाएगा। उसने होता तो सही हो जाता, केवल उस लिखा है, तो ये तो गलत हो गया। यह कविता तुम लिखी है, ये भी गलत हो गया। यह कविता किसने लिखी है, ये भी सही हो सकता है। लेकिन देखो मेरे बच्चे, सुनो मेरी बात को आप ध्यान से, यह कविता खालिस्तान लिखी और यहां पे फुल स्टॉप है। अगर यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह होता तब हम किसने सही करते, समझ गए मेरी बात को? लेकिन यहां पे प्रश्नवाचक तो है नहीं, तो किसने भी आंसर नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं, शक्तिमान में आता था ना, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, तो ध्यान रखिए। वाक्य में आए रिक्त स्थान की पूर्ति कैसे होगी? यह कविता मैंने लिखी है, मैंने लिखी है। गॉट इट? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आवाज आनी चाहिए। रामकुमार बरवा ने प्रेमाख्यान परंपरा का सर्वप्रथम प्रवर्तक किसे माना है? जैसे अभी आया था कविता का प्रवर्तक किसे, कवि, पहला कवि किसे माना है, ऐसे ही ये पूछा गया। रामकुमार बरवा ने प्रेमाख्यान परंपरा, मतलब जिसमें प्रेम की व्याख्या की जाए, उस परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है? तो मुल्ला दाऊद को माना है। ऑप्शन सी सही है, मुल्ला दाऊद। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में मैंने देखा है। ठीक है, इसे भी हम लोग याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है, दो चट्टानों पर साहित्य, यार देखो एक चीज सुन लो, मैंने कई पेपरों का एनालाइज किया और मैंने देखा साहित्य अकादमी पुरस्कार को बहुत प्यार करता है उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग। ठीक है ना? आप क्या करेंगे, साहित्य अकादमी पुरस्कार जिसे जिसे मिला है सब याद कर लेंगे। आप अगर कहेंगे तो मैं एक वीडियो भी बना दूंगा, एक बेहतरीन ट्रिक भी डाल दूंगा, ठीक है, प्रयास करके। लेकिन साहित्य अकादमी पुरस्कार का एक भी पुरस्कार छूटना नहीं चाहिए। किसे मिला है, कब मिला है, किसके लिए मिला है, कृति कौन सी है, ठीक है।
दो चट्टानों पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि कौन है? तो याद रखना ये दो चट्टान हरिवंश राय बच्चन की है। हरिवंश राय बच्चन साहब की है। इन्होंने मधुशाला भी लिखी है। मधुशाला। मुसलमान और हिंदू दो है एक मगर उनका हाला, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनका प्याला, दोनों रहते साथ न जब तक मंदिर मस्जिद जाते हैं, मंदिर मस्जिद बैर कराते मेल कराती मधुशाला। समझिए मेरी बात को। एक वर्ष में एक बार ही जलती होली की ज्वाला, एक वर्ष में एक बार ही सजती दीपों की माला, है ना। तो ये मधुशाला इनकी बहुत फेमस कविता हुई है, ठीक है ना। तो दो चट्टान भी किसकी है? हरिवंश राय बच्चन साहब की है, और इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है ना। दो चट्टान। माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर देख लो आ गया फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार बहुत पूछा जा रहा है, तो सब साहित्य अकादमी पुरस्कार आप लोग पढ़ लेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो हिम तरंगिणी पर मिला है इनको, ठीक है ना। ऑप्शन सी सही है, हिम तरंगिणी पर माखनलाल चतुर्वेदी को पुरस्कार मिला है। बहुत अच्छे कवि हुए माखनलाल चतुर्वेदी। निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है? देखो मेरे बच्चे, जैसे समास होता है, जैसे मैंने ऐसे लिख दिया आपके सामने, रसोई घर, तो ये हो गया समस्त पद। समझिए ये क्या हो गया? समस्त पद। और मैंने इसे खोल दिया और कर दिया रसोई के लिए घर, ये हो गया क्या? विग्रह। मतलब विग्रह होता है खुला हुआ रूप, समझ गए, और समस्त पद होता है छोटा रूप, समझ गए। अब ये कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है? अपन को देखना है खुला हुआ कौन सा है। समास पद मतलब बड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म कौन सा है? तो नगर प्रवेश ये होगा, नगर में प्रवेश, यानी ये छोटा है। कार्य में दक्ष यही हो जाएगा। कला प्रवीण और रणसूर, तो कौन सा हो जाएगा? विग्रह मतलब खुला हुआ। तो इनमें देखो ये तीन तो है कैसे? बंद है। लेकिन ये वाला कैसा है? खुला हुआ है ना। अगर हिंदी की भाषा में बोले टेक्निकल में, तो ये समास है, और ये बी वाला क्या है? समास विग्रह। गॉट इट? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। समझ में आ रहा बेटा? अब देखो उसी क्वेश्चन का उलट क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित में से सामासिक पद चुनिए। अब हमें बंद वाला देखना है। वायु वेग, वीर का पुत्र, ग्रह का खर्च और पथ से भ्रष्ट, तो ये सब क्या है? समास विग्रह है। लेकिन हमसे पूछा क्या है? समस्त सामासिक पद, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। गॉट इट? इतनी चीजें समझ में आती हैं? क्या है इस पेपर में? कुछ है? चिथड़े चिथड़े कर दोगे तुम लोग, समझ गए? हाँ, क्या बात कर दी यार। कहीं ऐसा ना हो पेपर टाइट आ गया तो तुम्हारी तो चिथड़े चिथड़े हो जाए। उद्घाटन का संधि विच्छेद कीजिए। उत्धन, देखो बेटा ये है व्यंजन संधि, और व्यंजन संधि का नियम है अगर प्रथम वर्ण के आगे किसी भी पंक्ति का तृतीय वर्ण आ जाए, के आगे, नीचे लिखता हूं, प्रथम वर्ण के आगे किसी भी पंक्ति का तृतीय वर्ण आ जाए, तो ये प्रथम वर्ण अपनी पंक्ति के तृतीय वर्ण में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है? अब जैसे देखो उत, तो ता था दा पहला है, और इसके बाद क्या है? घाटन, का खा गा, का खा गा घा। अच्छा तीसरा या चौथा दोनों होते हैं, तो ये कौन सा है? चौथा है। तो ये क्या करेगा? अपने ही पंक्ति के तीसरे में कन्वर्ट हो जाएगा। ता की पंक्ति का तीसरा क्या है? ता था दा, तो दा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उद घाटन,
ये व्यंजन संधि का नियम है जो कि हम आपको क्लास में करा चुके हैं या कराएंगे, ठीक है ना। तो उत धन घाटन, इसका बी वाला जो है वो बिल्कुल सही है। गॉट इट? आपने तो हालांकि बता दिया था सही आंसर। भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद, अब देखो ये संविधान का क्वेश्चन है, हिंदी में दे दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, चूंकि ये हिंदी से रिलेटेड है इसलिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। एक आर्टिकल है 348, कौन सा है? 348। ये आर्टिकल कहता है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भाषा संबंधी निर्देश दिए जा सकते हैं। 22 भाषाएं जो हमारी मान्य भाषाएं हैं उनमें से आप किसी भी भाषा में उसका क्या मांग सकते हैं कॉपी मांग सकते हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखिए। और ये एक और है, इसमें 344 दे रखा है, इसे देख के मुझे एक चीज और याद आ गया, मैं अभी बताता हूं। आंसर तो इसका ये होगा 348। 344 वो है आर्टिकल जो ये कहता है कि राष्ट्रपति भाषा आयोग का गठन कर सकता है, समझ गए हो। तो आर्टिकल 344 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है? भाषा आयोग का गठन करता है, समझ गए मेरी बात को। लेकिन आपसे उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय से भाषा संबंधी कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आर्टिकल 348 है, अनुच्छेद 348 है। गॉट इट? ये बेटा एक बार में नहीं याद होगा, 3-4 बार रटना पड़ेगा आपको। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तो ये तो रैदास की पंक्तियां हैं। क्या पूछा है? पंक्ति किस कवि की है? तो रैदास की है। आंसर बी सही हो गया। बेटा ये कुछ पंक्तियां आपको पढ़नी पड़ेंगी। 12 बरस लो कूकर जीवे और 13 लो जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। किसकी पंक्तियां हैं? जगनिक की पंक्तियां। समझ गए मेरी बात को? जगनिक की पंक्तियां, ठीक है ना। तो ये पंक्तियां बहुत पूछ ली जाती है आपसे, है ना। तो ये किसकी है? ये प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी है? रैदास की पंक्तियां है। निम्नलिखित में किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता? मतलब देखो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है कि कौन सा शब्द ऐसा है जिसका वचन एक सा नहीं रहता। मतलब एक वचन के लिए कुछ और रहता है, बहुवचन के लिए कुछ और रहता है। बाकी इसमें कैसे होंगे? जो एक वचन के लिए भी वही रहते हैं, बहुवचन के लिए भी वही रहते हैं। तो देखो बेटा सबसे पहला वाला ही हमें दिख रहा है, बेटा। एक वचन के लिए बेटा शब्द प्रयोग करते हैं और बहुवचन के लिए बेटों या बेटे शब्द प्रयोग करते हैं, तो ये बदलता है। बाकी का हम देख लेते हैं एक बार। काका, काका देखो चाहे एक वचन के लिए प्रयोग करो चाहे बहुवचन के लिए प्रयोग करो, काका ही रहता है। ऐसे ही चाचा, चाचा चाहे बेटा एक वचन के लिए प्रयोग करो चाहे बहुवचन के लिए प्रयोग करो, चाचा ही रहता है। गॉट इट? ऐसे ही फूफा, फूफा आइटम बहुत खतरनाक होता है। वहां या शादी हो, कोई उत्सव हो, कोई फंक्शन हो, भाई साहब ये गजब ही इनका अलग स्टाइल रहता है। एक आदमी इन्हीं के पीछे चाहिए। फूफा को तकिया दिया आओ, फूफा को चादर दे आओ, फूफा की पानी बोतल लगे आओ, फूफा की लाइट बंद करे आओ, पूछे आओ मच्छर तो नहीं लग रहे। एक आदमी फूफा पे लगता है पूरा, समझ रहे हो। तो ये फूफा भी जो है ना वो एक वचन और बहुवचन में फूफा ही रहता है। लेकिन बेटे जो है ये क्या है? ये बदल जाता है। तो अपन से क्या पूछा? किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता? तो बेटे का वचन एक सा, आंसर क्या हो जाएगा? यार समझ में आ रहा है तुम लोगों को कुछ? अब तो सही बोले तुम लोग यार। आवाज में तो दम है, 12 बजे भी तुम्हारी आवाज टन टन निकल रही है एकदम। क्या हो गया? और तेज नहीं, अभी आसपास वाले सो रहे सब। हाँ, मैं घर जाता हूं, इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी? देखो एक तो होती है मुख्य क्रिया, जाता जो है वो मुख्य क्रिया है। अब जाता की सहायता जो कर रही है वही है सहायक क्रिया। तो यहां पे हूं जो है वो है सहायक क्रिया, क्योंकि मैं तो यहां पे क्या है? करता है। समझिए मेरी बात को। तो यहां पे हूं जो है वो सहायक क्रिया है। तो यहां पर हमारा ऑप्शन हो गया सी। किसी को कोई दिक्कत? ओके, ये तो सही है यार। कल सो गई थी दीदी है। जहां दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग
साथ साथ किया जाता है वह क्रिया क्या कहलाती है। मतलब यहां पे ऐसे कह रहा है कि जहां दो क्रियाएं एक साथ प्रयोग की जाए, अगर किसी वाक्य में दो क्रियाएं एक साथ प्रयोग की जाए तो उस वाक्य की क्रिया क्या कहलाएगी। तो मैं आपको बता दूं मेरे बच्चे, याद रखना, जहां दो धातुएं या दो क्रियाएं एक साथ प्रयोग की जाती हैं उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे मुझे, आपने बहुत प्रयोग किया होगा ये वाक्य, मुझे पढ़ने दो। अब आपको सर जी क्या ड्रामा है, ये तो एक ही क्रिया है। देखो मेरे बच्चे, एक क्रिया पढ़ना और एक क्रिया, समझ गए। तो ये दो क्रियाएं एक साथ, दो धातुएं एक साथ प्रयोग हो रही है, इसलिए ये जो वाक्य का टाइप है ये संयुक्त क्रिया है। गॉट इट। तो यहां पे ऑप्शन हमारा सी जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई दिक्कत? सही है। केवल धुआं ही धुआं दे रहे हो कि कुछ पढ़ भी रहे हो? केवल इसी बात पर जोर है कि जब सर बोलेंगे कोई दिक्कत तो कहेंगे नो सर। अब यार लुक जा, अभी डंडा उठाना। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। ये तो आप कर दोगे, तो बता बेटा। मुझे बहुत आनंद आता है, देख लो पहली बार में ही बता दिया इसने, सी वाला सही हो जाएगा। मुझे बहुत आनंद आती है, आती नहीं है, और मुझे बहुत आनंद आते हैं, मैं बहुत आनंद आ रहे हैं। एक आध बोलते तो है? ये लगी बिंदी, मैं बहुवचन कर दिया। मुझे बहुत आनंद आता है, बिंदी लगी है ये भाई। मुझे बहुत आनंद आता, कुछ नहीं। कुछ बच्चे बोलते हैं गलत। मैं जैसे ऐसे बैठा हूं तो वो है, सर जी मैं घर जा रहे थे। सर जी मैं घर जा रहे थे, ये भैया ये मानक हिंदी नहीं बोल रहे हो तुम, मैं घर जा रहे थे, ठीक है ना। तो ये नहीं चलेगा। मुझे बहुत आनंद आता है। पढ़ाई में आनंद आता है तो ठीक है यार, इसमें आवाज नहीं निकली देखो है। रामविलास शर्मा को साहित्य, देखो यार भाई ये भी हमें ध्यान देना है। फिर साहित्य अकादमी पूछ लिया, एक ही पेपर में 3-4 क्वेश्चन हो गए साहित्य अकादमी के। अपन को साहित्य अकादमी एक एक रट जाना है। किस वर्ष रामविलास शर्मा को प्रदान किया था? 1970 में। बिल्कुल सही है, ये पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। गॉट इट। अब देखो मेरे बच्चे, राष्ट्र में ई प्रत्यय लगने पर कौन सा नया शब्द, अपन को पता है प्रत्यय बाद में लगते हैं, तो राष्ट्र में अगर प्रत्यय लगा देंगे तो बन जाएगा राष्ट्रीय। गॉट इट। यहां पे हो जाएगा हमारा सी वाला बिल्कुल सही। प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के पीछे लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, जबकि उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के। प्रत्यय कितने प्रकार के? पहला कृत प्रत्यय, दूसरा तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसके साथ लगता है? क्रिया के साथ। तदित क्रिया के अतिरिक्त संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण। कृत प्रत्यय से बनने वाली क्रिया कृदंत, कल मैंने बताई थी, कृदंत। गॉट इट। विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा है? बी धन ज्ञान बराबर, कौन सा हो गया? डी ऑप्शन हो गया। कोई दिक्कत? निम्नलिखित शब्दों के क्रमशः पर्यायवाची शब्द होंगे। पार्वती, पुत्र, पृथ्वी। अब अपन को देखना है इन तीनों के पर्यायवाची कौन कौन से हैं। तो देखो पार्वती का शिवा, ठीक है, हो जाएगा। पुत्र का अवनी, नहीं, अवनी तो धरती का होता है, तो पहला ऑप्शन हमारा हो गया गलत। पार्वती का रुद्राणी होता भैया। पुत्र का नंदन, हाँ पुत्र को नंदन कहते हैं। पृथ्वी को अवनी, हाँ अवनी पृथ्वी को कहते हैं। तो ये हमारा सही हो रहा है। तीसरा भी देख लेते, एक बार को देख लेते क्या जा रहा है।
देखो बहुत बार ना हमारा ऑप्शन भले ही पहला वाला निकला है, लेकिन फिर भी हमें और ऑप्शन देखने चाहिए, क्योंकि क्या होता है बहुत बार ऐसे करके आंसर लिखा होता है, उनने कहा ब्रह्मा का पर्यायवाची बताइए, ठीक है ना, और पहला ही ऑप्शन हमने देखा विधि, हमने कही सही है और मार के आगे बढ़ गए। लेकिन उसमें दूसरे ऑप्शन क्या थे? दूसरा ऑप्शन था चतुरानन, तीसरा ऑप्शन कुछ और था, और चौथा ऑप्शन था ये सभी। तो हमारा गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसलिए हमें क्या करना है, देखना है। तो उमा तो होता है भैया पार्वती का, सही है। पुत्र का सुत होता है, ये भी सही है। लेकिन सुधा अमृत का होता है, पृथ्वी का नहीं होता, तो ये गलत हो गया। पार्वती का सुमन नहीं होता, सुमन होता है फूल का। सुता देखो लड़की का होता है, और वसुधा पृथ्वी का होता है। तो इस हिसाब से केवल बी ऑप्शन ऐसा है जो तीनों का सही सेट हो रहा है, बाकी कोई भी सही सेट नहीं हो रहा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में शब्द से हुई थी। देखो तेलुगु शब्द की उत्पत्ति हुई थी त्रिलिंग से। ये आंध्र प्रदेश और ये वाला जो क्षेत्र है ना, इसमें तीन जो लिंग थे, रामेश्वरम, इधर मल्लिकार्जुन, और इन तीन लिंगों को आधार मानकर इसकी उत्पत्ति की गई थी इस क्षेत्र की। इसीलिए इन तीन लिंगों के नाम से इन्होंने एक जो अपनी भाषा की उत्पत्ति की उसे तेलुगु कहा गया। तो ये कभी भूलना मत, तेलुगु की उत्पत्ति हुई है त्रिलिंग से। गॉट इट? ले आ गया। मैं पढ़ता हूं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? विज्ञान और दर्शन दोनों के रास्ते एक ही मंजिल की तलाश करते हैं। यह जरूरत है कि विज्ञान में अंध आस्था की प्रवृत्तियों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। विज्ञान में सत्य के साक्षात्कार का कोई दावा नहीं चलता। मतलब यह है कि कोई भी सिद्धांत अपने आप में कभी निरपेक्ष, अकाट्य या परम सत्य नहीं होता। वह स्वयंभू या स्वयं सिद्ध होने का दावा नहीं कर सकता, लेकिन जब तक वह गलत नहीं साबित हो तब तक वह सच ही माना जाता है। इस प्रकार कोई भी वैज्ञानिक अवधारणा चिन्मय, चिरंतर न होकर एक सापेक्ष अवधारणा होती है। वह अपने समय में एक तदर्थ सच्चाई ही बयां करती है। मसलन कई सौ वर्ष तक न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का किला अभेद्य ही माना जाता रहा। वह एक सच्चाई थी, लेकिन बाद में आइंस्टाइन के सिद्धांतों तथा क्वांटम फिजिक्स ने उसका खंडन प्रस्तुत किया। इसका मतलब यह भी नहीं कि अब न्यूटन का सिद्धांत बेमानी हो गया। आज भी अंतरिक्ष या ब्रह्मांड संबंधी अध्ययन हो या उपग्रहों का प्रक्षेपण, न्यूटन की गतिकी और गुरुत्व सिद्धांत ही काम लाए जाते हैं। क्वांटम फिजिक्स के आगमन को दो तरह से देखा जा सकता है। एक, इसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया। दो, इससे न्यूटनवाद में एक नया अध्याय जुड़ा और न्यूटन का सिद्धांत परिष्कृत हो गया। समझ में आया कुछ? जब ध्यान से पढ़ोगे तब समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन बनता है, विज्ञान के संदर्भ में असत्य कथन है। विज्ञान में सत्य के साक्षात्कार का कोई दावा नहीं चलता। भैया देखो, मतलब ये कह रहा है विज्ञान के बारे में क्या कथन असत्य है। तो पहला वाला है, विज्ञान में सत्य के साक्षात्कार का कोई दावा नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? बहुत बार होता है, अभी इसमें बताया गया कि बहुत बार एक आदमी सिद्धांत दे देता है, दूसरा उसके सिद्धांत को गलत साबित कर देता है। तो ये तो सही है। विज्ञान एक सापेक्ष अवधारणा है, ये भी सही है। विज्ञान अपने समय की वास्तविक सच्चाई बयां करता है। इसमें देखो अनसीन पैसेज में आप पढ़ोगे, वास्तविक सच्चाई बयां नहीं करता है, यानी कि यही हमारा क्या हो गया, असत्य कथन हो गया, और यही हमारा आंसर हो गया। विज्ञान और दर्शन दोनों के रास्ते एक ही मंजिल की तलाश करते हैं, ये भी सही है। अगला देखिए, निम्न में किसका कोई भी सिद्धांत अपने आप में कभी निरपेक्ष, अकाट्य या परम सत्य नहीं होता। तो अभी अपन पूरा पैराग्राफ पढ़ के आए हैं, विज्ञान का कोई भी सिद्धांत अकाट्य या निरपेक्ष, परम सत्य नहीं होता। ठीक है,
न्यूटन का सिद्धांत किसकी वजह से परिष्कृत हुआ? अभी अपन ने पढ़ा कि क्वांटम फिजिक्स ने के आने से क्या हुआ, दो तरीके की अवधारणा हुई। एक अवधारणा के लोग क्या मानते हैं कि न्यूटन गलत हो गया, दूसरी अवधारणा के लोग मानते हैं कि नहीं वो गलत नहीं हुआ, उसमें सुधार हो गया, यानी वो परिष्कृत हो गया। तो क्वांटम फिजिक्स के आने से क्या हुआ, न्यूटन का सिद्धांत परिष्कृत हुआ। आज भी उपग्रहों के प्रक्षेपण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अपन को अभी चूंकि मैंने पढ़ा इसलिए मुझे समझ में आ रहा है, गुरुत्व सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। किसने न्यूटनवाद को झूठा करार दे दिया? अभी हमने देखा क्वांटम फिजिक्स ने, ठीक है। प्रत्येक इस संधि भेद का उदाहरण, अच्छा प्रत्येक में कौन सी संधि? तो देखो प्रत्येक, प्रति, धन, ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का या हो जाता है, यण संधि है ये, ई ई य, ई ई। आंसर इसका सी सही है, ठीक है ना। यण संधि क्या कहती है? यण संधि कहती है ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का या हो जाता है, ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ऊ का वा हो जाता है, और री ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो री ऋषि का, ये आपकी यण संधि है। गॉट इट? तो देखो ई के बाद भिन्न स्वर आया है तो क्या हो गया, या हो गया। कन फटा, समास भेद का उदाहरण देखो, कन फटा, नक कटा, ठीक है ना, ये सब जो है बहुब्री समास होते हैं, ठीक है ना। इस बात को आप समझ में आएगा, कन फटा। अब कन फटा आपको ये लग रहा होगा, लेकिन नहीं, कन फटा ये लग रहा होगा ना, कन माने होता है वस्त्र, झोली, और फटा मतलब फटा, इतना गरीब है कि उसकी झोली भी फटी है, झोली फटी है जिसकी, उसे बोलते हैं कन फटा, ठीक है ना। तो वो हो गया कौन, बहुब्री समास। नहीं समझ में आया तो रट लो, कन फटा जो होता है वो बहुब्री समास होता है। गॉट इट? चंद्रमौली बहुब्री समास, चक्रपाणी बहुब्री समास, त्रिलोचन बहुब्री समास। शिवजी के लिए होता है ये, समझे? त्रिलोचन, चंद्रमौली, चंद्रशेखर, ये भी शिवजी के लिए। पंचानन, दशानन, षडानन, ये सब बहुब्री समास है। गॉट इट? क्योंकि ये विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। बहुब्री समास वह समास जो जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं, ना प्रथम पद ना उत्तर पद, बल्कि तीसरा पद प्रधान होता है, वो बहुब्री समास होते हैं। चलो एक बार समास को रिवाइज करें। तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर, पीछे वाला। अव्ययी भाव में पूर्व, आगे वाला। द्वंद्व में दोनों, ठीक है। बहुब्री में कोई नहीं। गॉट इट? हाँ, तो बस यही है। अच्छा, द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है, ठीक है। रमेश चंद्र शाह को विनायक रचना के लिए सन 2014 में, मेरे भाई 5वां क्वेश्चन हो रहा है ये साहित्य अकादमी का, समझिए मेरी बात को, रटना ही पड़ेगा साहित्य अकादमी पुरस्कार आपको, ठीक है। रमेश चंद्र शाह को विनायक रचना के लिए सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस रचना की विधा थी, मतलब वो ये पूछना चाह रहा है ये कविता थी, उपन्यास था, जीवनी था, आत्मकथा थी, क्या था? तो याद रखना विनायक जो था वो एक उपन्यास था, नोवेल था, ठीक है बेटा, ठीक है। हाँ, रात के बज गए 1, किताबों में नजरें टेक, समझे? हाँ, हमेशा एक जैसा रहने वाला शाश्वत होता है। अच्छा, मुहावरा होता ना, हमेशा एक जैसा रहना अर्थ के लिए सही लोकोक्ति बतानी है। हाथ कंगन को आरसी क्या नहीं, होनहार बिरवान के होठ चीखने पात नहीं, मुंह में राम बगल में छुरी नहीं, सावन हरे न भादो, एक से ही रहते हैं। जैसे आपका कोई दोस्त हो, आप 4 साल पहले उससे मिले हो, बिल्कुल एकदम स्लिम ट्रिम एकदम है, आप 4 साल बाद उससे मिलो तब भी वैसे ही,
और फिर 14 साल बाद मिलो तब भी वैसे, तुम लोग यार तुम तो ना सावन हरे ना भादव सूखे, मतलब हमेशा एक से रहते हो। दिए गए पर्यायवाची शब्द में से वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। मृग खाली स्थान घास खा रहा है, बछड़ा शिशु बच्चा सा। देखो यार, बछड़ा तो होता है गाय का, शिशु होता है मनुष्य का, बच्चा भी होता है मनुष्य का, शावक होता है हिरन का, और शेर का क्या होता है, शावक होता है। ठीक है ना, तो यहां पे क्या आएगा, शावक। गॉट इट। मृग शावक घास खा रहा है। परिवर्तन, परिवार में उपसर्ग, तो दोनों में ही उपसर्ग क्या है, परिधन वर्तन और परिधन वार, तो क्या उपसर्ग है, पहला ही। हाँ सही है, परिधन वार और परिधन वर्तन। कार्यालयी पत्र के अर्ध सरकारी पत्र व्यवहार इनमें से मुख्यतया किनके भी, अभी तुम लोग पीछे बातें कर रहे हो, और अभी अगर मैंने डंडा उठाया लाठी तो एकदम सब सही हो जाएगा मामला। इससे पहले कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन तो बता दिया तो इसका मतलब बातें थोड़ी ना करोगे। हाँ देखो, कार्यालयी पत्र के अर्ध सरकारी पत्र व्यवहार इनमें से मुख्यतः किनके बीच किया जाता है। देखो यार, ये कुछ ऑफिशियल लेटर होते हैं जिसमें ऊपर वाला नीचे वाले को लिखता है, नीचे वाला ऊपर वाले को लिखता है, अधिकारी को, ठीक है ना, तो वही होते हैं अर्ध सरकारी टाइप के लेटर। तो किसके बीच किया जाता है, शासकीय अधिकारियों के बीच। हाँ, किसी एक परिवार या दूसरे परिवार, अर्ध सरकारी लेटर परिवारों के बीच थोड़ी ना लिखा जाता है, अध्यापक और छात्रों के बीच। तुम लोग मुझे लेटर लिखोगे, अर्ध सरकारी लेटर होगा क्या, आपसी घनिष्ठ संबंधियों के बीच ना। तो पहला वाला ही सही हो गया, शासकीय अधिकारियों के बीच जो लेटर लिखे जाते हैं वो कैसे होते हैं, अर्ध सरकारी लेटर होते हैं, कार्यालयी लेटर होते हैं। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वस्व शांति है। अच्छा देखो यार, पहले मेरी बात सुनो, शांति के साथ अगर किसी स्थान की बात चल रही है तो सर्वत्र होता है हमेशा। क्या होता है, सर्वत्र। ठीक है ना, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है, ये वाला देखो सही है। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्व विदित शांति है ना, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वहारा शांति है ना, तो कौन सा हो गया, बी वाला ऑप्शन सही हो गया। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है। चलो हो गया आपका पेपर। देखो मैं गारंटी लेता हूं, ये पेपर अगर आप लोग करते तो मैं साहित्य अकादमी पुरस्कार की तो बात नहीं कर रहा, वो तो 4 क्वेश्चन अगर आपको आते तो आप करते, नहीं आते तो तुक्का मारते, वरना इसमें से ज्यादातर प्रश्न ऐसे जो आपको कराए गए हैं और आप लोग बहुत अच्छे से अटेम्प्ट भी कर रहे हो। इसी तरीके से हम लोगों को आगे बढ़ना है, पढ़ते रहना है, सिलेक्शन के लिए लड़ते रहना है। जय हिंद, जय भारत।